सिंह और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। वो एक जंग लड़ रही है, लड़ी जा रही है और आखिरकार समाज से उसे वो हक नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो हकदार है। आखिर क्या कुछ कहानी है, उसके मुताबिक क्या संघर्ष है, क्या चीज है, वो समझने की कोशिश करते हैं। साल 2012 का निर्भया रेप कांड और अब बदायूं रेप कांड, आखिरकार क्या तस्वीर बदली है? एंटी रेप लॉस लाने के बाद भी क्यों नहीं कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि अब कानून तो सख्त हो गए हैं, लेकिन क्रियान्वयन के मामले पर अब भी वो जो ढिलाई है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती महिलाओं पर नजर आ रही है। आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पहले समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोई कैसे भूल सकता है बदायूं में गैंगरेप के बाद हत्या और लाशों को पेड़ से लटकाने का मामला। युवतियों के साथ हैवानियत का ये पहला और अकेला मामला नहीं है। इस मामले में तो निर्भया कांड की तरह हैवानियत की हदें पार कर दी गईं। बदायूं गैंगरेप कांड की गूंज थमी भी नहीं थी कि सीतापुर के मिश्रिक इलाके में एक युवती का शव आम के पेड़ से लटका हुआ पाया गया। 6 लोगों ने उसका अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर पेड़ से लटका दिया। युवती शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन पुलिस की बेरुखी देखिए, उन्होंने गैंगरेप के बजाय सिर्फ हत्या का मामला ही दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में तो बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक नाबालिग दलित लड़की को जबरन बाजार से उठा लिया और दूर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। कानपुर देहात में भी एक दलित नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 2 दबंग लड़कों ने गैंगरेप किया। परिजन जब घटना की शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर डाला। मथुरा में नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अलीगढ़ में तो एक महिला जज के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। रेप की घटनाएं सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है। जयपुर में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग से बलात्कार हुआ। पीड़ित लड़की ने खुद को आग के हवाले कर देना ही ठीक समझा। 45% झुलसी बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुड़गांव के सेक्टर 5 में 19 साल की एक लड़की से मामा के दोस्त और उसके 2 साथियों ने गैंगरेप किया। मामा का दोस्त अक्सर उसके घर आता रहता था। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद में एक गांव में 3 साल की मासूम के साथ 27 साल के शख्स ने दुष्कर्म किया। खून से लथपथ रोती बिलखती बच्ची को जब माँ बाप अस्पताल लेकर पहुँचे तो डॉक्टरों ने उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कह दिया। माता पिता को पीड़ित बच्ची को लेकर पहले दुर्ग और फिर रायपुर पहुँचना पड़ा। सुबह रेप की शिकार हुई बच्ची का रात 8 बजे इलाज शुरू हुआ। जाहिर है रेप के तकरीबन हर मामले में हैवानियत के साथ संवेदनहीनता की भी हदें पार हुई हैं। बहरहाल बड़ा सवाल वही कि पीड़ित की चीख को हमारे समाज में अनसुना क्यों कर दिया जाता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और महिला संसद में हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा और शबनम खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। अलावा इनके आपको बता दें केडी सिंह फाउंडेशन की सदस्य मौसमी कुंजू भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल एनालिस्ट डॉक्टर मुबिन जहरा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ एडवोकेट राखी दुबे भी इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद है, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी राखी दुबे जी का। राखी जी, वो वक्त था जब पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था निर्भया केस के बाद कि बहुत स्ट्रिंजेंट कानून की जरूरत है और यही वो वजह है जिसके चलते कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। लेकिन एंटी रेप लॉ के बाद भी बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या क्रियान्वयन के मामले में कहीं ना कहीं कमी चूक देखने को मिल रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कविता आपसे कि लॉज पहले भी कहते काफी स्ट्रांग थे एंड अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। लॉज को बदलने की जरूरत नहीं, जरूरत है हमें मेंटालिटी अपनी चेंज करने की और कहते हैं पुलिस के रिफॉर्म की जरूरत। पुलिस प्रॉपरली अपने जो ड्यूटी से उसको परफॉर्म करें। यहाँ अर्बन एरियाज में कुछ भी हो रहा है तो वो न्यूज में मीडिया के माध्यम से हाईलाइट हो रहा है, लेकिन आप विलेजेस में जाके देखिए तो आए दिन ऑन डेली बेसिस लड़कियों को बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी, इवन टॉयलेट वगैरह भी उनके घर में नहीं है। उनको जो छोटी छोटी चीजों के लिए
स्ट्रगल करना पड़ा है। एंड आज भी इतने साल हमारे हो चुके हैं, फ्रीडम के बावजूद भी उनको फ्रीडम नहीं है। उनको सिर्फ घर की 4 दीवारों में ही रहना है, उनको घूंघट करके ही रहना है। बाहर जाएंगे टॉयलेट के लिए तो वहां पे उल्टे सीधे काम हो जाते हैं एंड वो कहीं भी हाईलाइट नहीं होते हैं। इतने ज्यादा हीनियस क्राइम्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बदलती रहती है, आती है चली जाती है, लेकिन जो स्टेटस है और जो फ्रीडम है एक फीमेल की वहां पे वैसे की वैसे ही आज भी उनको घुटन के साथ ही जीना पड़ रहा है। अच्छे दिन आने की बात कही जा रही थी, आधी आबादी के अच्छे दिन कब आएंगे? मुझे लगता है जब तक हमारे राजनेताओं की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और जो सारी सुविधाएं हम महिलाओं के लिए बात करते हैं वो देने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत नहीं कर लेंगे वो अपनी, तब तक अच्छे दिन की झूठी हम बातें करते रहे, चाहे वो पिछली सरकार हो या अभी नई आई सरकार हो। अच्छा दिन कहने के लिए शायद उनके अपने तो अच्छे दिन आ जाते हैं नेताओं के, कविता जी, पर जिनके अच्छे दिन के लिए वो कुर्सियों पर बैठते हैं वो अच्छे दिन लाने के लिए कोई भी प्रयासरत नहीं नजर आता है, चाहे वो हमारे नेतागण हो चाहे वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो। बात वहीं की वहीं रह जाती है, आप पर हम चर्चा करते रहते हैं, आप पर हम आवाज उठाते रहते हैं, और वो वाले लोग जिन्हें उन पर काम करना है, छोटी छोटी चीजों पर काम करना है, वो वहीं के वहीं जस के तस बने रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। टीना जी, आपको लगता है इस तरह के स्टेटमेंट जब दिए जाते हैं कि बॉयज विल बी बॉयज, और सरकार कहां तक रोक सकती है इस तरह के अपराध को जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं? यहाँ पर यह कहा जाता है कि अरे डेथ पेनल्टी तो बहुत ज्यादा हो जाती है, बेचारे हैं वो, तो गलती से हो गया ये काम। आपको लगता है इस तरीके से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में पॉलिटिशियंस अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमें थोड़ा सा ना जमीनी हकीकत से वाकिफ होना पड़ेगा। आज भी हमारे यहाँ रेप जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, आप और हम लोग जो डिबेट करते हैं, जो मीडिया में आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि डेथ पेनल्टी हो, केमिकल कैस्ट्रेशन हो, इमीडिएटली उनको हैंग किया जाए। बट आज भी अगर आप गांव में जाएं और अर्बन एरियाज में भी देखिए, एक स्टडी, यूएन स्टडी है कि हर तीसरे घर में हर तीसरी महिला जो है वो अपने ही परिवार के सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार हुआ करती है, और हर तीसरी लड़की, कई बड़े बड़े नाम है, मिसेस शंकर हैं जिन्होंने मीडिया में खुलासा किया, कई और बड़ी हस्तियां जिन्होंने खुलासा किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और मैं कई ऐसी बड़ी महिलाओं को जानती हूँ जिनके परिवारों में चाचा, ताऊ, फूफा जिन्होंने किया, और उसके बावजूद उनके पेरेंट्स ने कहा कि इस बात को यहीं खत्म कर दो। अगर उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश भी की तो ये कहा गया, घर वालों ने ही कहा कि इज्जत बचानी है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज हमारे सामाजिक मानसिकता के हैं और रहेंगे, और मुझे लगता है कि ये चेंज एक सोशल पैटर्न में आना बहुत जरूरी है। और आज भी कल भी मैं आपके चैनल पे ये बोल के गई हूँ, आज भी हमारे समाज में एक ऐसा हिस्सा है जहां पर एक महिला, उसका पति जब रात को शराब पी के घर आता है तो वो 13 साल की बच्ची के साथ सो रहा है या अपनी पत्नी के साथ सो रहा है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और उस महिला से जब आप कहते हैं कि चलिए शिकायत कीजिए, तो वो कहती है कि जिस दिन मैं शिकायत करूंगी मेरे 3 बच्चे और कौन पालेगा, कम से कम ये रोटी तो खिला रहा है। और 6-6, 7-7 साल से 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ पिता जो है यौन संबंध बना रहे हैं, और उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि मानसिकता समाज की बदलनी बहुत जरूरी है। आपने एक बात और कही कि कानून बदले हैं, मैं उस पर एक लाइन बोलना चाहूंगी। कानून जरूर बदले हैं, पर जब निर्भया केस जो है बेंच पे चला था तो उसी बेंच के 3,500 केसेस जो है कितने साल पीछे हो गए। तो जिस केस की एफआईआर मीडिया करता है, एफआईआर मींस मीडिया जिस केस को उठाता है, वो केस तो पार लग जाता है। बाकी महिलाओं की ना तो उनकी कोई इज्जत है, ना ही वो महिलाएं, ना ही वो आधी आबादी गिनी जाती है। और बिल्कुल सही बात कही कि पॉलिटिशियंस के लिए अच्छे दिन उनके लिए आते हैं सत्ता एंजॉय करने के, महिलाओं के अच्छे दिन कब आएंगे ये देखना हमारे लिए तो कम से कम सपने जैसा लगता है अगले 10 साल। वाकई सोशल एनालिस्ट डॉक्टर मुबिन जहरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुबिन, वाकई ये आंकड़े डराते हैं कहीं ना कहीं महिलाओं को। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 3 मिनट पर महिला के साथ हिंसा की एक घटना सामने आती है, हर 29वें मिनट पर एक बलात्कार हो रहा है, हर दिन तकरीबन 50 मामले बलात्कार के दर्ज हो रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं समाज का जो ताना बाना है वो टूटता बिखरता नजर आ रहा है? देखिए कविता, ये जो मसला है महिलाओं के साथ हिंसा, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे समाज में महिलाओं की इच्छाओं को कितनी तरजीह दी जाती है, महिलाओं को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसे हमें कई लेवल पे इस पे काम करना है। और सबसे बड़ा नुकसान तो तब होता है जब ऐसे मसलों का हम देखते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन होता है। आप देखिए कि एक पार्टी के हुकूमत अगर है किसी स्टेट में तो दूसरी पार्टी की अगर नहीं है तो उस मुद्दे को ज्यादा उछालती है, अपने स्टेट के मुद्दे को, महिलाओं से रिलेटेड अगर हिंसा का मुद्दा होता है उसे नहीं उछालती है, उसको डिफेंड किया जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम सबको एकजुट होकर, मिलजुल कर
इस मुद्दे को उठाना है कि क्या महिलाओं की जो स्थिति है वो कंसर्न है हमारी सोसाइटी का, और केवल इसमें केवल जो पुलिस है या गवर्नमेंट है उसका काम नहीं है, हमारी सोसाइटी के लेवल पे भी हमें काम करना है। एक कॉन्सेप्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जब तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं काम करेगी, हम आप जैसे लोग महिलाओं को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, मुझे लगता है कि ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो एक हिस्सा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि नया बदलाव आया है, चेंज आया है, सरकार बदली है, और हम महिला, क्योंकि ये महिला संसद है, तो हम महिलाओं को थोड़ा सा आशावादी होना चाहिए। और वो आशावादी होने की वजह ये है कि हमारी जो नई सरकार आई है उससे हमें उम्मीद है कि वो इस तरह का जो माहौल हमारे आसपास बना है उस पर काम करेगी। केवल कानून बनने से नहीं होगा, कानून तो आपको सक्षम करता है, लेकिन उसका पालन कौन करेगा? माहौल और पालन हम और आप करेंगे। डॉक्टर जुबिन, बहुत अच्छी, बहुत अहम बात आपने कही कि माहौल और सोच दोनों बदलना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या ह्यूमन वैल्यूज का भी अब पतन देखने को मिल रहा है, और यही वो वजह है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे मामले में कानून क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे। महिला संसद लगातार जारी है, आप चलते रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद महिला संसद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक महिला को उसके हिस्से की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, कब उसे मिलेगा अपने उम्मीदों का भरा आसमान, और सबसे बड़ी बात यह है कि कब कानून अपना काम करेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि एंटी रेप लॉ के मुताबिक और उसके हिसाब से अगर चला जाएगा तो बलात्कारियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमीशन की सिफारिश पर एंटी रेप लॉ बनाया गया। इस कानून में रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईपीसी की धारा 375 के तहत प्राइवेट पार्ट सेक्स और ओरल सेक्स दोनों को ही रेप की श्रेणी में रखा गया है। बलात्कार के उन मामलों में जिसमें पीड़िता की मौत हो जाए या पीड़िता कोमा में चली जाए में फांसी की सजा का प्रावधान है, बल्कि रेप के मामले में कम से कम 7 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। नए कानून में छेड़छाड़ के मामलों के लिए धारा 354 के तहत कई सब सेक्शन बनाए गए हैं। धारा 354 ए के तहत सेक्सुअल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट और सेक्सुअल फेवर मांगने को छेड़छाड़ के दायरे में रखा गया है। इसमें 3 साल कैद की सजा का प्रावधान है। सेक्सुअल कमिट करने पर 1 साल कैद हो सकती है। अगर कोई शख्स महिला के साथ जबरदस्ती करता है या उसके कपड़े उतारता है तो धारा 354 बी के तहत 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 354 सी के तहत अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट एक्ट की तस्वीर लेता है और उसे फैलाता है तो 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। 354 डी के तहत महिला का पीछा करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल कैद की सजा का प्रावधान है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एडवोकेट राखी दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। राखी जी, ये रिपोर्ट आपने देखी, कानून तो इतना कड़ा है कि अगर कानून के हिसाब से बलात्कारी के मन में अगर खौफ बैठ जाए तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देगा, लेकिन फिर कमी कहां रह जाती है? लूप होल्स क्या है? क्या आपको लगता है कि स्विफ्ट एक्शन नहीं लिया जाता है, जल्द से जल्द ऐसे केसेस का निपटारा नहीं होता, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? देखिए कविता, एक बात मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है। पहले भी कहते स्पीडी ट्रायल होता था, और जहां तक दिल्ली का सवाल है तो दिल्ली में बहुत ही जल्दी कहते रेप केसेस आपके डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, बहुत ही अर्ली डिस्पोजल इन अदर स्टेट्स में भी हो रहे हैं। तो जहां तक डिस्पोजल का सवाल है, केस को जिसको पूरी मीडिया ने उठाया, पूरा देश सड़क पर उतर आया, उसका स्पीडी ट्रायल के नाम पर इतने आप ये देखिए उसमें हाईकोर्ट गए थे वो लोग, बीच में उनके जो राइट्स हैं, आप उनके राइट्स को तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी ने गलत काम किया है तो उसके राइट्स तो उसको अपने अवेल करना चाह रहे, उसको करना ही होगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा विटनेसेस थे, जो एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक जज के लिए कि 3 मंथ में खत्म करें। उसमें जहां तक मुझे याद है 70 के आसपास विटनेसेस थे, जो बहुत ही डिफिकल्ट था। तो कुछ तो हमें कहते थोड़ा सा कंसेशन देना ही पड़ेगा। और जो मेरे को लगता है, मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि सोशल रिफॉर्म की जरूरत है।
आप अगर देखें यहाँ ठीक है अर्बन एरियाज में तो मीडिया के माध्यम से लड़कियों को पता है कि लॉज क्या है आज की डेट में, लेकिन विलेज में चाहिए तो लड़कियों को वो भी नहीं पता होगा, उनको तो पता ही नहीं है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके पास क्या रेमेडीज अधिकारों के बारे में नहीं पता है। ऐसे में मौसमी जी को भी पूरी डिबेट और डिस्कशन में मैं बुलाना चाहूंगी। मौसमी जी, आप तो केडी सिंह फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है, इस तरह के कई मामले हैं जो आपके सामने आए, आपको लग रहा है सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स या फिर पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, जहां पर थानेदार ये कहता है कि सरकार तो अभी 3 साल तक चलेगी, मीडिया नेता तो चले जाएंगे, लेकिन रहना यहीं पे है तो शिकायत दर्ज करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारा प्रेरोगेटिव है। काम यहाँ पे किसी एक का नहीं है, ना तो जुडिशियरी का, ना तो पुलिस का, ना तो सोशल एक्टिविस्ट का, क्योंकि यहाँ पे काम है इसको एक मुहिम का रूप देना पड़ेगा। ठीक है, हम केडी सिंह फाउंडेशन से हम ये कह रहे हैं कि हम इस भारत को एक रेप फ्री नेशन की तरह देखना चाहते हैं। वो किस तरीके से देखना चाहते हैं? हम आते हैं, हम सड़क पे उतरते हैं, उसके राइट के लिए हम बात करते हैं, फिर हम अपने घर वापस चले जाते हैं कैंडल लाइट मार्च करके। हम उसके साथ नहीं चलते हैं, उसके साथ चलने की जरूरत है। जहां पे केडी सिंह फाउंडेशन के माध्यम से हम बच्चियों के साथ में पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट तक बात एफआईआर दर्ज करने की नहीं होती है, उसके बाद में कोर्ट का जो टीडीएस प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में उसका साथ देना, उसका हौसला, क्योंकि उसकी जो मेन लड़ाई है एक रेप सर्वाइवर की, वो लड़ाई उसकी पुलिस या जुडिशरी के साथ में नहीं है, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई समाज के साथ में है। वो समाज उसको जीने नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप लोगों ने आंकड़ों की बात की, हम अपने ही डाटा देख ले, एनसीआरबी का डेटा देख ले कि 2012 की रिपोर्ट के अनुसार 38,000 पेंडिंग केसेस थे, उसपे से भी 56% केसेस का ही सिर्फ चार्जशीटिंग हुआ। आप अगर कुछ और आंकड़ा देखें, वो आंकड़ा ये कहते हैं कि जहां पे 1000 कंप्लेन फाइल होती है उसमें से सिर्फ 300 ही एफआईआर में तब्दील होती है। कन्विक्शन रेट हमारा क्या है? 24%। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि आशा की किरण है, अभी भी है। निर्भया कांड को लगा जरूर 9 महीने, लेकिन हमारे फाउंडेशन में अभी पिछले 1 साल में 30 कन्विक्शन आ चुके हैं, उसमें से सबसे स्पीडी जो थे वो 5 महीने में कन्विक्शन आ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरा परिस्थिति भी है, ऐसे भी है जहां पे हम पीड़िता के साथ में गए हैं पुलिस स्टेशन में, हमारे साथ होने के बाद में एक एफआईआर लॉन्च करने में 6 घंटे लग गए। यानी कि पुलिस को कैसे सेंसिटाइज किया जाए, समाज की मानसिकता को कैसे बदला जाए, और बड़ी बात यह भी है कि क्या संचार तंत्र की भी इसमें खामी है। महिलाओं को जिस तरीके से कमोडिटी के रूप में पेश किया जाता है, चाहे बात एडवर्टीजमेंट की हो या फिर आइटम डांस की हो, इस पर भी चर्चा होगी। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बस चलते रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद महिला संसद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार महिलाओं का निरादर क्यों कर रहे हैं पुरुष? क्या मानसिकता में बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है? ये समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। बलात्कार महिला हिंसा का सबसे भयावह रूप है, जो महिलाओं से उनका आत्मसम्मान और जीने का हक छीन लेता है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद देश में जिस तरह का गुस्सा पनपा, उसे लग रहा था मानो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन रेप की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जाहिर है सवाल मानसिकता का है। रेप की घटनाओं के लिए पीड़ित के पहनावे और रहन सहन को जिम्मेदार ठहराने वाले कम नहीं हैं। निर्भया गैंग रेप की वारदात के बाद कई लोग कहते सुनाई दिए कि पीड़ित इतनी रात दोस्त के साथ फिल्म देखने गई ही क्यों। मुंबई शक्ति मिल गैंग रेप में कहा गया कि पीड़ित पत्रकार को सुनसान जगह पर जाने की जरूरत ही क्या थी। बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं के लिए कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, कुछ उन्मुक्तता, सौंदर्य की अभिव्यक्ति और घूमने फिरने की स्वच्छंदता बलात्कार के कारण कैसे हो सकते हैं, जबकि इसका मूल कारण ठोस और प्रभावी कानूनों का अभाव, कानूनों को लागू करने में बरती जाने वाली ढिलाई, अपराधियों का छूट जाना, न्याय मिलने में देरी होना जैसी कानूनी और प्रशासनिक पेचीदगियां हैं। सामाजिक स्तर पर अनेक प्रकार की असमानताएं, अशिक्षा, संस्कार विहीन शिक्षा, बिना पर्याप्त परिश्रम के धन, पद, यश और शोहरत पाते हुए लोगों को देखकर इस होड़ में शामिल होने की तीव्र इच्छा बलात्कार जैसे घिनौने अपराध की ओर लोगों को प्रेरित करते हैं। जाहिर है कि जितनी जरूरत कड़े कानून की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत समाज की मानसिकता में बदलाव की है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो जहां संस्कारों में ये कहा जाता था कि यत् नायरुस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, वो समाज अब इस कदर बदल और बिखर गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल एनालिस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, डॉक्टर मुबिन जहरा जी। डॉक्टर मुबिन जी, आपको लगता है अब जो बदलाव की बात की जा रही है, मानसिकता के बदलाव की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं घर से शुरू होनी चाहिए, जहां पर लड़कियों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है? शुरुआत यही बिल्कुल 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 यही बात मैंने शुरू में यही बात कही कि किस तरह आप औरतों की जो चाहत है, औरतों की जो सच्चाई है, उनके जो फीलिंग्स हैं, उनको आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात पे टच करना चाहूंगी जो मौसमी जी ने हल्का सा टच किया था कि हम अपने समाज में जो सोशल स्टिग्मेटाइजेशन है विक्टिम को लेकर होता है, ना कि कल्प्रिट के साथ। जो रेप कर रहा है उसकी तो कोई बेइज्जती नहीं होती है, लेकिन जिसके साथ रेप हुआ है, जो विक्टिम है, जो ऑलरेडी प्रताड़ित है, उसके साथ इतना सोशल स्टिग्मेटाइजेशन होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, आसपास के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को, हम सबको एक ऑपोजिट सोच रखनी है, हमें विक्टिम को सपोर्ट देना है। देखिए, लॉ अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी को उसको सपोर्ट देना है। समाज का जो ताना बाना है, जो सोच है, जो मानसिकता है, जहां औरत को एक कमोडिटी की तरह से देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स, उसकी इज्जत, टू बी प्रिसाइज मैं कहना चाहूंगी कि औरत को रिस्पेक्ट दीजिए। बचपन से, स्कूल से, संस्कारों से आप संस्कार दीजिए बच्चों को कि औरत की रिस्पेक्ट हो। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार फेल हो रहे हैं। देखिए, ह्यूमन जो मेंटालिटी है वो हमेशा से ऐसी रही है, उसमें चेंज आना है, उसमें बदलाव आना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आज भी इस मंच से यही कहूंगी कि पुलिस जो सक्षम है न्याय देने के लिए, जो जुडिशरी सक्षम है न्याय देने के लिए, उनको एक सोसाइटी में मैसेज देना है कि हाँ, हम आपके साथ खड़े हैं। 5 महीने का समय भी बहुत है। मुझे लगता है कि कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड होना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाए, तंत्र यूज किए जाए ऐसे, जहां जल्द से जल्द रेप विक्टिम का फैसला हो और उसके साथ साथ उनका रिहैबिलिटेशन ऑफ रेप विक्टिम्स। मुझे लगता है मौसमी जी, स्टिग्मा वाला फैक्टर है, उसको हटाने की जरूरत है, रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। ये चर्चा जारी रहेगी, बस रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। महिला संसद लगातार जारी है, आप चलते रहिए समय के साथ। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है और ब्रेक के बाद महिला संसद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलात्कार के मामलों में क्या है हमारे देश की स्थिति, ये भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रेप केसेस 2012 1,01,041, लंबित पड़े केसेस 86,032, दोषी करार 3,563, केस वापस हुए 11,463। रेप केसेस 2013 1,05,032, लंबित पड़े मामले 84,000, दोषी करार 4,563, केस वापस हुए 11,063। ये कड़वी हकीकत है हमारे देश की, ये हालात हैं हमारे देश के, उन लाखों निर्भया की जिनकी जिंदगी बंद कमरे में सिमट कर रह गई है। ये चीख है उस बेटी की जो जन्म लेते ही उम्र भर बेटी होने की सजा भोगती है। ये आंसू हैं उस माँ के जो खुद पुरुषों को जन्म देती है पर उम्र भर खुद खुली सांस लेने के अधिकार को मांगती है। ये जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाती है तो सरेआम रौंद दी जाती है। क्या आपको पता है कि देश का कोई महानगर, कोई शहर या कोई गांव नहीं बचा जिसमें महिलाओं के साथ कोई खिलवाड़ न हुआ हो? हर चौथे मिनट पर एक महिला का उत्पीड़न, हर 15 मिनट पर एक महिला से छेड़छाड़, हर 1 घंटे पर एक महिला का यौन उत्पीड़न, हर 29वें मिनट पर एक बलात्कार। बलात्कार की घटनाओं में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और तीसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का।
ये सब आंकड़े देश में महिलाओं की स्थिति को बयां कर रहे हैं। एक ऐसी कड़वी हकीकत जिसके साथ लाखों लड़कियां जीने को मजबूर हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शबनम जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं कमोडिफिकेशन ऑफ वुमन ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते इस तरह के मामले और ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं? आइटम नंबर किया जाता है, जिस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, आपको लगता है संचार तंत्र का भी कहीं ना कहीं एक क्रूशियल रोल है जो अब समझने की जरूरत है पूरे देश को भी और संचार तंत्र को भी? कविता जी, हमेशा से ही हम औरतों की जब भी बात करते हैं तो उसे हमेशा कमजोर या सिर्फ एक सेक्स सिंबल के तौर पर ही हम उसे पेश करने की कोशिश करते हैं। कभी उसे हम बेशक उसे दुर्गा माता और ये सब तो कहते हैं, लेकिन जब कहीं पेश करने की बात आती है तो उसे रसगुल्ले की तरह ही दिखाया जाता है कि आप इसे कभी भी खा सकते हैं, ये इतनी सॉफ्ट नाजुक चीज है, आप इसका कभी भी यौन शोषण कर दीजिए, ये आवाज नहीं उठा पाएगी, आप इसको घर में मार लीजिए, घरेलू हिंसा करते रहिए, ये कभी आवाज नहीं उठा पाएगी। क्या कभी भी किसी ने भी महिला को, अगर सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और ये सब जो पास भी होकर आता है कविता जी, सेंसर बोर्ड बने हैं, हर चीज को पास होकर आने के लिए भी तो एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, तो फिर वो सब प्रक्रिया किस लिए बनाई गई है? आप और हम बार बार कहते हैं कि हम सरकार और प्रशासन को ही दोष मढ़ते रहते हैं। मानव समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है हर चीज के लिए, लेकिन सरकार का इसलिए दोष कहते हैं कि फिर ये जो तंत्र बनाया है, जैसे अभी मैं सेंसर बोर्ड की बात कर रही हूं, ये सब किस लिए बनाए जाते हैं? इनसे तो सीधा सीधा सब चीज पास होकर आ जाती है। फिर अगर आपको इसी तरह से कुछ भी परोसना था तो ये सब ढकोसलेबाजी करने की जरूरत है। आपको लगता है उपभोक्तावादी संस्कृति कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है महिलाओं पर, वो महफूज नहीं है? आई मस्ट टेल यू, मैं पिछले करीब 2 साल से सेंसर बोर्ड पे काम कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरी पीआईएल जो है, काफी सारी पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, गुजरात में और सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। रीसेंट पीआईएल में मैंने मनीष तिवारी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड सीबीएफसी, विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इनकी सीबीआई इंक्वायरी मांगी है। कुछ फिल्मों के ऊपर हमने पीआईएल्स डाली थी और रेस टू उसमें सबसे पहली फिल्म थी जो मैंने की थी। आज तक वो फिल्म जो है उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पे। उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई, सिनेमेटोग्राफी एक्ट है 1952 जो 7 साल पुराना एक्ट है फिल्मों पे, और उस कमेटी में मुकुल मुदगल थे, जावेद अख्तर थे, शर्मिला टैगोर थी, लीला सैमसन थी, ये सब लोग बैठे थे और मैं उस कमेटी में, मेरा रिप्रेजेंटेशन था। तो हमने उस कमेटी को सारी अपनी सारी सजेशंस दिए, सारी एडवाइजरी दी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, इसके साथ एक फेविकॉल वाला जो सॉन्ग था वो भी हमारे केस के साथ लगा था। वो मेरे एक मित्र उन्होंने लगाया था, तंदूरी चिकन हूं गड़काले मुझे एल्कोहल से। उस केस पे कोर्ट की डी मुरुगेसन, कोर्ट नंबर 1 दिल्ली हाई कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणी थी कि आप सेक्स परोस रहे हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। पूरे नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया था, कैसे नहीं चली। बट मुझे मैं बताना चाहती हूँ कि एडवाइजरीज में अगर आप देखें तो करीब 2006 में गाना आया था, वो कांटा लगा सॉन्ग था, एक बड़ा फेमस हुआ था संध्या का। उस सॉन्ग में कहीं पैंटी लाइन उस लेडी की दिखती है, तो उस पर भी एडवाइजरी इशू की गई थी सेंसर बोर्ड को कि कैसे फिल्में पास हो रही हैं। बट आज अगर सॉन्ग आता है ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड को आर उसका साइलेंट कर दिया जाता है और उसको कैसे पढ़ा जाएगा, मतलब प्रोनाउंस करना बहुत शर्मनाक है मेरे लिए। दूसरा, उसमें इस तरह के डायलॉग्स पास किए जाते हैं। वो फिल्म हाईकोर्ट में टीवी पर डेफिनेटली मैं वो कहना चाहती हूँ, सनी लियोन अगर स्ट्रॉबेरीज लेकर और चॉकलेट लेकर बच्चे पूछते हैं। मेरी डॉटर जब पहली फिल्म पे मैंने पीआईएल की थी, सेकंड फिल्म पे हमने पीआईएल की, तो एक उसमें सेकंड फिल्म में एक डायलॉग था कि तुम काम पे ध्यान दो, कामा सूत्रा पे नहीं। धूम 3 की बात कर रही हूँ। मेरी डॉटर ने पूछा कामा सूत्रा क्या है मम्मा, मैंने उसको हॉल में टाल दिया और मैं घर आ गई, पीआईएल की तैयारी करने लगी। उसने रात को पूरा इंटरनेट निकाला, कामा सूत्रा, मैंने उसको गलत स्पेलिंग बताई, उसने कामा सूत्रा पूरा फाइंड आउट किया एंड शी टोल्ड मी कि व्हाट इज कामा सूत्रा। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के बच्चों की जिज्ञासा, बिल्कुल जिज्ञासा, और इंटरनेट जो है बच्चे पढ़ने के लिए यूज करते हैं। मेरी डॉटर 10 साल की और पूरा इंटरनेट पे ही होमवर्क करती है। तो आप ये देखिए कि कामा सूत्रा जब उसे पता चला तो मेरे पास, मैंने झूठ बोला पहली बात, दूसरी बात ये कि मेरे पास उसको समझाने के लिए नहीं था कि ये क्या परोसा जा रहा है। सनी लियोन जो है वो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट करके सीढ़ी पे कीजिए और काउच पे कीजिए और समुद्र के किनारे कीजिए, तो क्या कीजिए। तो ये जो सेक्स सिंबल आपने महिलाओं को, और सारे न्यूज चैनल्स पे ही चलता है, और जबकि ये रात को 11 बजे के बाद चलना चाहिए। गाइडलाइंस के हिसाब से एडल्ट टाइमिंग्स होते हैं। अडल्ट रेटिंग जो होती है, इस पे 4 रेटिंग्स होती हैं, एस कैटेगरी होती है, यूए होती है, यू होती है, अडल्ट होती है। अडल्ट कैटेगरी जो है वो रात को चलना चाहिए 11 बजे के बाद। को सुनता कौन है? पर गाइडलाइन सुनता नहीं है। और तो रोज धज्जियां, कविता जी आप उड़ते देखते हैं, सेंसर बोर्ड जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। आज की तारीख में लीला सैमसन जो है उसको हेड कर रही है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, पॉलिटिकल मर्जी से होती है, तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। शर्मिला टैगोर कभी रही, कभी अनुपम खेर रहे उसमें, आशा पारेख रही उसमें। तो आप ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट और सूडो लिबरल्स हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ,
जब मैं इस कमेटी में बैठी और 2 महीने करीब हमने रिप्रेजेंटेशन किया, तो जावेद अख्तर साहब से जब मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाग मिल्खा भाग यू सर्टिफिकेट है और आपने उसमें लिप लॉक से लेके बेड सीन से लेके सब कुछ दिखाया है। तो उन्होंने कहा टीना शर्मा जी, आई मेक श्योर कि इस बार पार्लियामेंट से मैं यू सर्टिफिकेट, लिप लॉक और बेड सीन अप्रूव करा के लाऊं, क्योंकि वो एक्चुअली रिविजन के लिए आया हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप यू सर्टिफिकेट में पॉर्न मूवीज अप्रूव करा के लाइए सर, आई हैव नो हैसल्स। और मीडिया में ये सब जगह कोट हुआ था, बट आई मेक श्योर कि आई एक्सपोज मीडिया सेंसर बोर्ड सून। आप अभी यू आर बियॉन्ड लॉ, आप कानून के दायरे में नहीं है, क्योंकि विमेन का जो डेरोगेटरी इमेज है, ड्यूअल मीनिंग डायलॉग्स आप नहीं दिखा सकते। बैंडिट क्वीन जब फिल्म आई थी, सुप्रीम कोर्ट में गई थी फिल्म, उसमें महिला को नंगा चलाया गया था, सीबा विश्वास को। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, प्रॉपर क्लियर सिनेमैटोग्राफी एक्ट आपका कहता है 4B सेक्शन, उसमें कहता है कि विमेन को अगर आप नंगा चला रहे हैं तो उसकी बेजर इंस्टिंक्ट आदमी की अराउज नहीं होनी चाहिए। सिंपैथी अगर अराउज होती है किसी, अगर आप रेप विक्टिम दिखा रहे हैं और उसको नंगा दिखा रहे हैं, उसका शरीर नंगा दिखा रहे हैं या कुछ भी उसके साथ ऐसा उसका पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। बट अगर कोई महिला आप परोस रहे हैं तो वो बेजर इंस्टिंक्ट अराउज करना है। तो एक्ट बिल्कुल क्लियर कहता है, एक्ट के 12 गाइडलाइंस एकदम साफ तौर पर कहती है, लेकिन फॉलो क्यों नहीं की जाती है? बोर्ड में भाग रही है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपने कहा है। छोटा सा ब्रेक यहीं पे लेना होगा, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो शराब कितना बड़ा फैक्टर हो रहा है महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर, उस मामले में शराब का कितना बड़ा योगदान है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़े से ब्रेक के बाद चलते रहिए समय के साथ। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है, और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। तो विदेशों में रेप को लेकर सजा क्या है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब में दोषियों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं लोग, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोड़े और बेत की इन्हें मार दी जाती है, ये हम आपको सऊदी अरब की बात बता रहे हैं। अलावा इसके शरिया कानून क्या कहता है, ये भी आपको बताते हैं। सजाए मौत होती है शरिया कानून के मुताबिक। तो विदेशों में रेप की क्या सजा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कान काट दिया जाता है आजीवन में, अमेरिका की बात करें तो आजीवन कारावास, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। ये विदेशों में क्या हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, 20 साल की सजा का प्रावधान है ऐसे मामलों में। ये दक्षिण अफ्रीका की बात हम आपको बता रहे हैं। चीन की भी बात कर लेते हैं, यहां पर अधिकतम सजा है मौत की सजा। अब वापस लौट आते हैं भारत पर। एडवोकेट राखी दुबे हमारे साथ मौजूद है। राखी जी, आपको लगता है अब सिर्फ कड़ी सजा की बात नहीं है, कड़ाई से नियमों को, कानून को लागू करने की भी बात होनी चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कविता। ऐसा नहीं, लॉ तो हमारे बहुत स्ट्रांग पहले भी थे, अब तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा डेटोरेंट हो गए हैं, एंड उनका इम्प्लीमेंटेशन भी दिख रहा है। आप अगर बात करें तो अभी डेथ सेंटेंस हमारी जो आप दामनी केस में बात कर रही थी उसमें हुआ भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे लोगों में डर नहीं पैदा हो रहा है। तो जरूरत मुझे जो लगता है वो सोशल रिफॉर्म की है। जो लॉ है वो है, जुडिशरी अपना काम करिए, लेकिन सोशली हमें सबको अपना एक रिस्पेक्ट पैदा करनी पड़ेगी। जो आप बिल्कुल सही कह रही है कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह में एज ए कमोडिटी हम पेश कर रहे हैं, और हमारी जो यंग बच्चे हैं, बिल्कुल जो डेलिकेट एज में जिनको अभी पता भी नहीं है, वो बिफोर एज सब चीजें जान रहे हैं टेलीविजन एंड मूवीज के माध्यम से। तो ये सब चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, जिससे कि फ्यूचर में हमारा फ्यूचर सेफ हो। एंड सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। यंग बच्चे आजकल बहुत ही यंग एज में सेक्स में इंडल्ज हो जा रहे हैं, बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेल पार्टनर को झेलने पड़ रहे हैं। तो एक सेक्स एजुकेशन होना जरूरी है, लोगों को पता हो, रेप लॉज के बारे में पता हो कि अगर आप इंडल्ज हो रहे हैं तो ऐसे भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने सकते हैं। मौसमी कुंडू जी भी हमारे साथ मौजूद है। मौसमी जी, इस तरह के केसेस जब आपके पास आते हैं तो आपको लगता है उसमें सजा भी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, पीड़ित को लेकर सेंसिटिव होना चाहिए पुलिस को सेंसिटिव होना चाहिए, जुडिशरी सिस्टम को सेंसिटिव होना चाहिए। आपकी कविता जी 2-3 बातों पे मैं थोड़ा सा नजर डालवाना चाहती हूँ। एक जो टीना जी अभी कह रही थी कि हम टीवी में ये देखते हैं या हम फिल्मों में ये देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में सेक्स के बारे में बात करने को टैबू माना जाता है। आप जिस चीज को जितना छुपाएंगी उस चीज के बारे में जानने की इच्छा हर ह्यूमन बीइंग को होती है। आप जिस चीज के बारे में मेरे को नहीं बताना चाहेंगे उस चीज के बारे में मैं ज्यादा जानने की कोशिश करूंगी। अभी आपने बात की थी अल्कोहल की, ठीक है। पिछले 1 सालों में हमने ये देखा कि जितने रेप विक्टिम्स के साथ में हम लोगों ने काम किया है, किस हालत में अक्यूज ने ये काम किया। एक 45 साल का बुढ़ा आदमी, और वो जब 5 साल की 6 साल की बच्ची के साथ में ये हरकत करता है तो वो डेफिनेटली अपने होशो हवास में नहीं करता है। थोड़ी देर पहले इन्होंने बात की थी सोशल रिफॉर्म की, आप भी बात कर रही थी। हमको स्कूल और कॉलेज में जहाँ पे हम
मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वहां पे हमको जेंडर की पढ़ाई पढ़ानी जानी चाहिए। दैट शुड बी इंक्लूडेड इन हमारी पढ़ाई में, क्योंकि बात सिर्फ हम घर पे करेंगे और स्कूल में हम उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर वो रह जाएगा। क्यों नहीं जेंडर को एज ए सब्जेक्ट स्कूल में? आप इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, आपने किताब भी लिखी है, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो पाखंड है, इसे भी छोड़ने का वक्त नहीं? देखिए, मैंने इसलिए कॉम्पोजिट लेवल की बात की थी और आज ये चेंज आ रहा है। कई स्कूलों में जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने खुद बच्चों से मुलाकात की है, बातें की हैं, बच्चे बहुत अवेयर हैं। जो राखी जी कह रही थी कि बच्चे एक्सपोज हैं, तो हमें ये अज्यूम करना कि बच्चों को पता नहीं है, ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा इमेच्योर होगा, क्योंकि आजकल के बच्चों की एक्सेसिबिलिटी है, टीना जी ने जैसे बताया इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, तो जब ये सारी चीजें हैं तो उसके बियॉन्ड हम क्या सोल्यूशन ढूंढें, हमें उस पे काम करना है। लेकिन एक बात और है कि अगर किसी गांव में या किसी अंदर किसी खेत में कहीं पे अगर महिला के साथ रेप हो रहा है, हम प्रॉब्लम कहाँ है? हम छोटी चीज जैसे एक शौचालय है, ये जिम्मेदारी, बिल्कुल ये जिम्मेदारी मुझे लगता है हर गांव के हर प्रधान की ये जिम्मेदारी है कि उसके गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए टॉयलेट्स बने। जब हर प्रधान, इस देश के हर गांव का हर प्रधान ये सोचेगा, हर महिला जो है इकट्ठे होकर सोचेगी कि हमारी बहू बेटियां टॉयलेट के लिए खेत में ना जाएं, कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहां उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात यह है कि हमें अवेयरनेस केवल अपने आप में नहीं लानी, हमें अवेयरनेस इसमें भी लानी है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। हम विदेश से टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि महिलाओं को आगे आना है। सोसाइटी में वो काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, रात में भी काम करेंगी, दिन में भी काम करेंगी। आप जानती हैं, आपकी भी शिफ्ट होती होंगी। तो ओवरऑल हमें सोसाइटी को कैसे सेफ बनाना है, ये बुनियादी समस्याएं तो है, सोल्यूशन क्या निकल सकता है? महिला संसद में आज इसी को लेकर चर्चा हो रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, आप चलते रहिए समय के साथ। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। तुम्हारी खुशी के बीच कोई ना आए, लाइफ को फुल ब्राइट कर लो, अंधेरा हिस्ट्री हो जाए। हमें कानून पता है, पर आज भी इस सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते कि लोगों को कानून नहीं पता है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो थाने जाएंगे तो डीडी क्या होती है, डायरी करना क्या होता है, कंप्लेंट क्या है, एफआईआर क्या है, प्राइमा फेसाई डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, एविडेंसेस क्या होते हैं। तो ये मान लेना कि लोगों को अवेयरनेस है, बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। कई विक्टिम से निर्भया, पोस्ट निर्भया हम चैनल्स पे मिलते रहे, वो मीडिया उनको पिक कर लेता है, खुद लॉयर्स उनको अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं, मीडिया में उनका सब कुछ दिखाया जाता है, उस पे कानून भी बताया जाता है, तो भी वो कंफ्यूज होती हैं कि अगर ये स्टेप होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। पहली बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेट के पास, हर राज्य सरकार के पास एक फंड होता है जिसमें महिला कानूनों की या कानूनों की जानकारी जो है पोस्टर्स के माध्यम से, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से किए जाए। बट दुर्भाग्यवश हर स्टेट में वो फंड जरूर होता है, पर जो चीफ मिनिस्टर होता है या जो उनकी कैबिनेट होती है, उसके कुछ लोग, करीबी लोगों के एनजीओ उससे चलते हैं और उनके घर उससे फल फूलते हैं, पर महिलाओं को कहीं अपने अधिकारों की जानकारी नहीं मिलती। तीसरी बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी कि देखिए, आज भी हमारे घरों में आप काम करके आ रही हैं, आप और हम जैसी महिलाओं को अगर हम उसमें ना इंक्लूड करें, आप काम करके आ रही हैं तो भी आपसे पति एक्सपेक्ट करेगा आप रोटी बनाएं। बिल्कुल, आपको रोटी घर में बनानी है। और आपको देखिए, वो रोटी बनाना मैं नहीं समझती कि कोई डेरोगेटरी काम है, वो बहुत अच्छा काम है और हर महिला को करना चाहिए, अपने आप को ऐसे ही मैनेज करना चाहिए। पर जब आपके ऊपर वो थोप दिया जाता है तो किसी महिला को वो पसंद नहीं आएगा। महिलाएं आज कमाने के लिए भी निकल रही हैं, घर को सपोर्ट भी कर रही हैं, उसके बावजूद भी अगर उनको आप सिर्फ एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है। और एक बात और जो इसमें जानी हमें, मुझे लगता है कि महिलाओं को समझनी चाहिए, महिलाएं भी कई बार ऐसी इमोशनल बॉन्डिंग से नहीं निकलना चाहती हैं, एब्यूसिव मैरिजेस से नहीं निकलना चाहती हैं, उनको लगता है कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा। मैरिटल रेप तो आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मेरे जितने पुरुष मित्र हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मैरिजेस में खुश नहीं है, कुछ कमियां हैं, कुछ डिस्कशंस नहीं आपस में कर पाते, मेंटल लेवल मैच नहीं होता है
और महिला मित्र जो है उनसे हमें जब जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि मैरिटल रेप बहुत बड़े लेवल पे हैं, पर आज भी समाज में हम उस पर डिबेट नहीं करना चाहते हैं, उस पर कानून नहीं लाना चाहते हैं। आज भी कहा जाता है कि 16 साल से छोटी बच्ची की अगर शादी हुई है तो वो मैरिटल रेप है, पर 16 साल से 18 साल से अबव की अगर शादी हुई है तो उसको मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मानसिकता है ये हमें समझनी पड़ेगी। इसमें पुरुषों की गलती मैं मानती हूं कि बहुत ज्यादा है, पर इसमें जो सिस्टम की गलती है, इसमें जो हमारा सामाजिक तंत्र है उसकी गलती है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि मुझे हमेशा से मैंने ये चीज देखी है, जितने सालों से हम इसमें काम कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से 2 साल से हमने देखा है कि जब तक कोई सोशल एक्टिविस्ट इस बात को नहीं उठाती है तब तक वो मुद्दा मीडिया में भी नहीं आता है। पॉलिटिकल विल की बहुत जरूरत है और लड़की कमी है। इससे जल्दी से रेखा जी का भी रुख कर लेते हैं। रेखा जी ये बताइए, जुडिशरी का रोल यहाँ पर आप कितना अहम मानती हैं? पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बड़ा सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कहते हैं जुडिशरी को, जहां तक मुझे लगता है हम लोग ब्लेम सोली जुडिशरी को नहीं कर सकते। जुडिशरी के पास सामने जो एविडेंस होगा उसी के बेसिस में ही वो कॉन्विक्शन कर सकते हैं। अगर पुलिस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी तो कॉन्विक्शन आगे जुडिशरी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कॉन्विक्शन करना। तो मेरे ख्याल से हमें कलेक्टिवली सबको सोसाइटी में ओवरऑल रिफॉर्म की जरूरत है। एक ओवरऑल सोसाइटी के लिए रिफॉर्म की जरूरत है। शबनम जी जल्दी से, शराब सेवन को आप कितना बड़ा फैक्टर मानती हैं? आप देखिए, दामिनी गैंगरेप के बाद भी किसी ने शराब के बारे में, सरकारों की बात कर रही हूँ, अपने नेताओं की बात कर रही हूँ, महिलाओं के प्रति तो खराब वक्तव्य सबके आते रहे, सबने उल्टी पुल्टी बातें कहने से कोई भी पीछे नहीं रहा, लेकिन शराब पर रोक लगाने के लिए किसी ने काम नहीं किया। और अभी नई सरकार भी आ गई है, सबसे पहला बड़ा कदम तो शराब रोकने पर उठा देना चाहिए था। शराब वो भी इनडायरेक्ट ब्रांडिंग आप देखिए, इनडायरेक्ट ब्रांडिंग जो आपको लगता है ब्रांडिंग करवाते, घर से बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन एक चीज और भी है, क्या हम अपने बच्चों को घर पे वो माहौल देते हैं कि अगर उसके साथ बाहर कुछ हुआ है तो वो घर पे आके बोले? आज हम सब लोग शहर में रहते हैं, हमारे घर पे हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ पे उनको गुड टच बैड टच के बारे में बता दिया जाता है, हम घर पे वो माहौल देते हैं कि, लेकिन क्या हम रूरल एरिया में ये करते हैं? तो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि इसकी बदलाव कैसे आएगा? बदलाव ऐसे आएगा कि जो हमारे रूरल एरिया में है वहाँ पे पेरेंट्स के साथ में और बच्चों के साथ में दोनों जगह पे साथ में काम करना पड़ेगा। कविता जी, कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि छोटी सी जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जहाँ से उसको बचपन से एक औरत को सिखाया जाता है कि वो चुप रहे, इसके बारे में बात ना करे, मुझे लगता है हमें वहां से शुरू करना चाहिए। स्टॉकिंग जैसी चीज है, आपको पता होगा अभी रिसेंटली एक बच्ची ने जो है स्टॉकिंग की डर से सुसाइड कर लिया था। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में ये परछाइयां है महिलाओं के साथ हमेशा चल रही है, नेगेटिविटी जो चल रही है, ह्यूमन वैल्यूज की जरूरत है और सामाजिक ढांचे को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। महिला संसद में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ। हर कामयाबी के लिए शांति जरूरी है, और जरूरी है क्वालिटी भी, जो शांति पान मसाला के अलावा कहीं और कहां। शांति पान मसाला, कामयाबी के लिए शांति। From